हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए आज से हम क्लास 7th बिहार बोर्ड की एक नई बुक का एनालिसिस करेंगे और ये है क्लास अब लगातार चलती रहेगी। तो आज से हम सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे, जिसमें ये भाग 2 है कक्षा 7 का बिहार बोर्ड। क्या है? बिहार बोर्ड क्लास 7th की बुक की एनालिसिस है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बिहार बोर्ड के या बिहार के विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसमें हम जानेंगे कि सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो इनके विषय सूचियों को पढ़ते हैं और ये है कितने लेसन हैं, और इसमें टोटल 11 लेसन हैं। तो सबसे पहले लेसन 1 में लोकतंत्र में समानता, राज्य सरकार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका, समाज में लिंग भेद, समानता के लिए महिला संघर्ष, मीडिया और लोकतंत्र, विज्ञापन की समझ, हमारे आसपास के बाजार और बाजार श्रृंखला, खरीदने और बेचने की कड़ियाँ, चले मंडी घूमने, समानता के लिए संघर्ष, इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। लेसन 1 लोकतंत्र में समानता, ये अध्याय 1 है। तो अभी मैंने ये सीरीज़ शुरू ही किया हूँ, तो ज़रूर देखें आप ये हमारी सीरीज़ को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके ही जाएं। चलिए आज आने वाले मतदान के लिए फ़ोटो पहचान पत्र बनाने का काम चल रहा है। यह काम पास के सरकारी विद्यालय में हो रहा है। एक लंबी कतार खड़ी है और सभी व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पंक्ति में शांता, सलमा, गुरमीत, पूनम, राजेश, हमीद आज सभी खड़े हुए हैं। सभी लोग खड़े हुए हैं। तभी ज्योति आती है कि पूनम जो गुरमीत के पीछे खड़ी है, ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है। पूनम बोलती है कि दीदी आइए मेरी जगह पर। ज्योति बोली नहीं, मैं कतार में लगूंगी। पूनम बोली कि दीदी आज मुझे काम पर आने में देर हो जाएगी। ज्योति मुझसे पहले तू खड़ी है, तुम्हारा पहचान पत्र पहले बन जाएगा, फिर देरी क्यों होगी। पूनम बोली मुझे आपके पहले शेफाली दीदी के यहाँ जाना है, वहाँ का काम अभी बाकी है। शांता बोली पहचान पत्र बन जाने से क्या फ़ायदा होगा, लाइन में खड़ा होना बेकार तो नहीं होगा। पूनम बोली नहीं, पहचान पत्र बन जाने के बाद ही हम अपना वोट डाल सकेंगे। हमीद राशन कार्ड बनवाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। आइए जानते हैं कि वोट देने का अधिकार किसे कहते हैं। कतार में खड़े होकर के क्या कहीं पूनम कुछ समानता का अनुभव हो रहा है? कैसे? वोट देने के अधिकार में क्या आपके काम, शिक्षा, पैसा या धर्म व जाति से कोई फर्क पड़ता है? चर्चा जरूर करें। फोटो पहचान पत्र की ज़रूरत और कहाँ कहाँ हो सकती है? एक दिन की बात है, इसकी उम्र तो अभी पढ़ने की है। मैं भी पढ़ने जाऊंगी, तो मैं भी पढ़ने जाऊंगी। पैसे मिल जाने दो, खरीदूंगी। मालकिन ने अभी पैसे नहीं दिए हैं, अर्थात घर के पास वाले स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ, तुम भी पढ़ने जाना। नहीं, घर के पास वाला स्कूल अच्छा नहीं है, मुझे एक पोशाक चाहिए और एक बैग भी चाहिए। तो उस माँ बोलती है कि पैसे मिल जाने दो, खरीद दूंगी। मालकिन ने अभी पैसे नहीं दिए हैं। पूनम की बेटी पूनम की बेटी का नाम क्या है? तो ये रमा है। पूनम ज्योति के यहाँ कभी कभी अपनी पुत्री रमा को लेकर
जाती है। रमा की आयु 7 वर्ष की है तथा ज्योति की बेटी शालिनी की आयु 5 वर्ष की है। शालिनी शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती है। वो प्रतिदिन बस से स्कूल जाती है और कई बार रमा शालिनी के बस्ते को लेती है। शालिनी को बस पड़ाव तक पहुंचाती है। कतार में खड़े होकर के जहां पूनम को समानता का एहसास हो रहा था, वहीं रोजमर्रा के जीवन में कुछ अलग सा महसूस होता है। सरकारी स्कूल बस्ती से दूर होने की वजह से रमा को एक छोटे प्राइवेट स्कूल में भेजना पूनम की मजबूरी है, परंतु उसके पास बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी समस्या है कि कुछ मायनों में जैसे वोट देने का अधिकार में तो समानता है, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार की असमानताएं हैं। देश का हर वयस्क, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एक वोट का हकदार है। दूसरी तरफ लोगों की गरीबी, जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अभाव है। इन बातों को समझें और असमानताओं को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, जरूर विचार करें। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अब तक रमा स्कूल क्यों नहीं गई? पूनम को असमानता का एहसास क्यों होता है? आपके आसपास किस प्रकार के स्कूल हैं? अच्छा स्कूल आप किसे मानोगे? आपस में चर्चा जरूर करें। बाल संसद और समानता के बारे में जानते हैं। तुम सभी ने अपने विद्यालय बाल संसद के गठन में भाग लिया होगा। इसके लिए चुनाव के पहले कक्षाओं को 5 समूहों में बांटा जाता है। प्रत्येक समूह में सभी कक्षाओं के छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। इसमें 5 ऐसे समूह तैयार कर लिए जाते हैं जिनमें सभी कक्षाओं के छात्र छात्राएं एक साथ शामिल होते हैं। पांचों समूह अपने अपने समूह से 2 प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। बाल संसद के लिए चुनाव करवाना क्यों जरूरी है? यदि शिक्षक के द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर लिया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है? समझाइए, एक व्यक्ति एक मत के नियम से क्या लाभ होता है? अब मानवीय गरिमा और असमानताएं। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। यही बात आप नीचे दिए गए उदाहरण में देख सकेंगे। गांधी जी की अफ्रीका यात्रा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो गांधी जी का अफ्रीका यात्रा। अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान एक बार गांधी जी रेलगाड़ी के द्वारा डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। वे प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों रंग भेद चरम पर था। ट्रेन जब मारिट्सबर्ग पहुंची तो रेल के डिब्बे में जिसमें गांधी जी यात्रा कर रहे थे, कुछ रेल कर्मचारी आए और गांधी जी को इन लोगों ने तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। गांधी जी ने अपने पास प्रथम श्रेणी का टिकट उन्हें दिखाते हुए तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। एक अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना रेल कर्मचारियों को नागवार लगा। उन्होंने पुलिस को बुला करके गांधी जी के सामान को बाहर फेंकवा दिया। यही नहीं, गांधी जी को जबरदस्ती ट्रेन से भी उतार दिया गया। अपने साथ हुए इस व्यवहार से गांधी जी को काफ़ी ठेस पहुंची और इसके बाद उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। एक आप बीती। मैं एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निकट के एक संबंधी के यहाँ गया था। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न था। समारोह में उपस्थित प्रायः सभी लोग समाज के धनी लोग थे। सभी लोग काफ़ी महंगे सूट बूट में थे तथा गाड़ियों से आ रहे थे। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मुझे ना तो बैठने के लिए और न ही खाने के लिए पूछा गया। यहाँ तक कि रात भर मुझे मच्छर काटते रहे और मैं सारी रात जागता रहा।
अपने संबंधी तथा अन्य लोगों के व्यवहार से मेरा मन काफ़ी व्यथित हो गया है। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि समानता एवं असमानता के व्यापक स्वरूप क्या हैं। तो यहाँ पर कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये PDF वेबसाइट से डाउनलोड करने पर ही ऐसा है। तो हम यहाँ पर असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के व्यवहार सामान्य दिखते हैं, परंतु इसके पीछे एक गहरी असमानता का भाव छिपा रहता है। नीचे दिए गए उदाहरण हमारे समाज में लोगों की सोच को दर्शाता है और असमानता का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। वैवाहिक विज्ञापन। हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जुड़ी बहुत सारी गहरी हैं। मतलब हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें जो हैं बहुत गहरी हैं। इसका अच्छा उदाहरण दिए गए वैवाहिक विज्ञापन में स्पष्ट देखा जा सकता है। ये शहरी क्षेत्र में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों के द्वारा दिए गए विज्ञापन हैं। इन विज्ञापनों में प्रमुख रूप से जाति का उल्लेख होता है। विवाह की शर्तों में जाति को प्रमुखता होती है। विवाह की शर्तों में जाति की प्रमुखता होती है। इन विज्ञापनों में जाति एवं अन्य सामाजिक असमानता के सूचक शब्दों को रेखांकित करें। मध्याह्न भोजन और विद्यालय। देश में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के कई कारण हैं। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता। बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते। कई माताओं को काम छोड़ करके बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि मध्याह्न भोजन के कारण कई विद्यालय में न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ी बल्कि छीजन अर्थात पढ़ाई बीच में छोड़ देना भी कम हुआ है। मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच की सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। सभी बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, चाहे उनकी जात कोई भी क्यों ना हो। इस प्रकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जात के लोग नियुक्त किए जा सकते हैं। दक्षिण या दलित या महादलित से ही क्यों ना हो, कहीं कहीं भोजन बनाने वालों की जाति को लेकर के विवाद भी हुआ, पर इस विद्यालय शिक्षा समिति ने अपने स्तर पर सुलझा लेने का प्रयास जरूर किया है। दलित और महादलित। दलित का मतलब होता है, दलित एक ऐसा शब्द है जिसमें निचली कही जाने वाली जात के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसका अर्थ होता है समाज में दबे एवं उपेक्षित लोग। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले दलित ये संकेत करते हैं कि उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। महादलित होते हैं कि दलितों में सबसे पीछे रह गए। महादलित दलितों में सबसे पीछे रह गए समूहों को बिहार में पहली दफ़ा महादलित कहा गया। तो मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों से समानता दर्शाने वाले वाक्यों को लिखें। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंस नहीं दिख रहे हैं, बट हमको थ्योरी पढ़ना है कि गरीबी एवं बेरोजगारी। असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी में नज़र आता है। आपने पूनम की कहानी तो पढ़ी। बिहार के आधे परिवार ऐसे ही हैं जिन्हें रोजाना भरपेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता। सबसे ज़्यादा गरीब लोग खेतीहर मजदूर हैं, इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता। ये भूमिहीन हैं या उनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन है जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता। ये दोनों तरह से असमानता का सामना करते हैं क्योंकि अधिकांश खेतीहर मजदूर दलित परिवार के हैं। एक तरफ बेरोजगार और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव। तो विश्व स्तर पर समानता के जुड़े मुद्दे। महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक विश्वव्यापी घटना बन गया।
विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा। कई उदाहरणों में एक अमेरिका ने नागरिक अधिकार अधिनियम सिविल राइट मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन की जड़ में 1 दिसंबर 1955 की वो घटना है जिसमें रोजा पार्क्स, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी क्योंकि वो दिन भर के काम के कारण थकी हुई थी। वे श्वेतों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गईं। गोरा व्यक्ति रोजा पार्क्स के द्वारा सीट नहीं दिए जाने को अपना अपमान समझा क्योंकि वहाँ यह नियम था कि अश्वेत अलग सीट पर बैठेंगे और इस पर बस ड्राइवर बस को थाने ले गया। फिर भी महिला अपनी जगह डटी रही। अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया और परिणामतः अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ असमानता के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। इसके बाद 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा अमेरिका में श्वेत अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई। कब लगाई? 1964 में। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हुआ। अश्वेत बच्चों के लिए अलग खोले गए विद्यालय में ही उनका नामांकन होता था बंद कर दिया गया। वे अब कहीं भी नामांकन कराने के लिए स्वतंत्र थे, किंतु वे आज भी अपनी असमर्थता तथा आर्थिक असमानता के कारण उन्हीं विद्यालयों में नामांकन को विवश हैं जहां पहले उनका नामांकन होता था। यही कारण है कि आज भी वहां श्वेत अश्वेत के बीच असमानताएं नजर आती हैं। चुनौतियां और लोकतंत्र की। जहां लोकतंत्र होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी। अतः लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सब कुछ समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए एवं उसके सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, किंतु बहुत बार ऐसा नहीं होता और असमानता की स्थिति बनी रहती है। अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए और साथ ही असमानता से जूझने के लिए प्रयास करते हैं। वे अपनी बात सामने रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गोष्ठियां करते हैं एवं जन आंदोलनों में भाग लेते हैं और इस पाठ्य पुस्तक के अलग अलग अध्यायों में समानता की बात की जाएगी और इसके लिए किए गए संघर्षों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो ये है हमारा कुछ अभ्यास प्रश्न है जिसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे एक नए अध्याय में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।